इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल की पंचायतों को 170 करोड़ की राशि जारी। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर का नाम इस्तेमाल कर दुकानदारों से ठगी आरोपी हिरासत में। दुष्कर्म मामले में रामकुमार बिंदल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश। हिमाचल के लाखों बागवानों को राहत, वन भूमि से नहीं हटेंगे सेब के बगीचे। संचारी विवाद के बाद नेरवा में सरकारी भूमि पर मस्जिद निर्माण का दावा। अब राशन डिपो में भी मिलेगा रोजमर्रा का सामान। हेल्पबुक से पढ़ाई बच्चों पर डाल रही विपरीत असर, विभाग ने लिया संज्ञान। गर्मियों की छुट्टियां ले चुके शिक्षकों को नहीं मिलेगा शीतकालीन अवकाश। हिमाचल में 5000 शिक्षकों की एक साथ होगी ट्रांसफर, शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की 3570 पंचायतों में लंबित विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत 170 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये धनराशि हिमाचल सरकार के कोषागार में प्राप्त हो चुकी है, जिसे 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत वितरित किया गया है। कुल राशि में से 70% पंचायतों, 15% ब्लॉक समिति और 15% जिला परिषदों को दी गई है, जिससे जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2025 को अनटाइटेड फंड के तहत 68 करोड़ रुपए और 29 अक्टूबर 2025 को टाइट फंड के तहत 102 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, जिसके बाद कुल 170 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इस फंड से पंचायतों में स्वच्छता, पेयजल योजनाएं, सड़क निर्माण, सुरक्षा दीवारों का निर्माण सहित अन्य आवश्यक विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। टाइट फंड का उपयोग निर्धारित योजनाओं जैसे स्वच्छता और पेयजल पर किया जाएगा, जबकि अनटाइटेड फंड से पंचायतों में सड़कें, दीवारें, युवक मंडल और महिला मंडल से जुड़े विकास कार्य करवाए जा सकेंगे। वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत जारी की गई इस राशि से प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर के नाम का इस्तेमाल कर ठगी करने के मामले में पुलिस ने उनके पूर्व ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मंडी शहर के भ्यूली निवासी मनोज कुमार उर्फ मोहित के रूप में हुई है, जिसे 17 दिसंबर को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी ने पूर्व मंत्री का नाम लेकर दुकानदारों से कृषि उपकरण और अन्य सामान खरीदकर कुल 3,78,000 रुपए की ठगी की थी। जानकारी के अनुसार मनोज कुमार पहले कौल सिंह ठाकुर के यहाँ चालक के तौर पर कार्यरत था, लेकिन कुछ समय पहले उसे हटा दिया गया था। इसके बावजूद उसने पूर्व मंत्री के नाम का फायदा उठाते हुए ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। भ्यूली निवासी एक दुकानदार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी कृषि उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स की दुकान है और आरोपी पहले पूर्व मंत्री के पावर टिलर ठीक करवाने के लिए आता जाता था, जिससे वह उस पर भरोसा करने लगा था। कुछ समय पहले आरोपी 5 पावर टिलर ये कहकर ले गया कि पूर्व मंत्री बाहर है और भुगतान बाद में चेक से करवा दिया जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरी तरह फर्जीवाड़ा था, जिससे दुकानदार को 1,95,000 रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह एक अन्य दुकानदार ने भी शिकायत दर्ज करवाई कि आरोपी ने खुद को कौल सिंह ठाकुर का चालक बताकर 2 बार में 1,83,000 रुपए का सामान खरीदा और भुगतान बाद में करने की बात कही। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सामान खरीदने के बाद उसे आगे बेच देता था और इससे पहले भी कई लोगों को इसी तरह ठग चुका था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बड़े भाई रामकुमार बिंदल के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले में सोलन पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपी का सलाइवा 2 अलग-अलग स्थानों पर मैच हुआ है, जिससे मामले के साक्ष्य और मजबूत हुए हैं। सोलन पुलिस ने 10 अक्टूबर को 25 वर्षीय युवती की शिकायत के आधार पर रामकुमार बिंदल को गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी पेशे से वैध है और 7 अक्टूबर को इलाज के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाने के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने सलाइवा के सैंपल लेकर उन्हें जुंगा स्थित फॉरेंसिक लैब भेजा था, जहां रिपोर्ट में आरोपी का सलाइवा मैच होने की पुष्टि हुई है। इस बीच 81 वर्षीय आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर उसे पुलिस निगरानी में अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। वहीं एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि मामले में जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है और अब आगे की कार्रवाई न्यायालय के स्तर पर होगी। हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों सेब उत्पादकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने वन भूमि पर अतिक्रमण वाले क्षेत्रों से फलदार बाग हटाने संबंधी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से गंभीर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं, खासकर उन छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर जिनकी आजीविका पूरी तरह बागवानी पर निर्भर है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, लेकिन ऐसी कार्रवाई मानवीय दृष्टिकोण और कल्याणकारी राज्य की भावना के साथ की जानी चाहिए। अदालत ने ये भी कहा कि न्यायालय को ऐसे निर्देश नहीं देने चाहिए जिनसे बड़े पैमाने पर फलदार पेड़ों की कटाई सुनिश्चित हो जाए, विशेषकर हिमाचल जैसे राज्य में जहां कृषि और बागवानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वे सीमांत किसानों और भूमिहीन लोगों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को एक ठोस प्रस्ताव भेजे, ताकि पर्यावरण संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन बनाया जा सके। ये मामला राज्य सरकार सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने वन भूमि पर लगे सेब के बाग हटाने और उनकी जगह वन प्रजातियों के पौधे लगाने के निर्देश दिए थे, जिसका प्रदेश भर में भारी विरोध भी हुआ था। संजौली में कथित अवैध मस्जिद को लेकर उठा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि शिमला जिले के नेरवा क्षेत्र से एक और मामला सामने आ गया है। इस बार आरोप और भी गंभीर है, क्योंकि यहां सरकारी भूमि पर 3 मस्जिदों के निर्माण की बात सामने आई है। हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। 16 दिसंबर को हिंदू रक्षा मंच ने शिमला में आरोप लगाया कि नेरवा तहसील से आरटीआई के तहत मिली जानकारी में मुलशाक, जनोग और भाबिया क्षेत्रों में बनी मस्जिदों के सरकारी जमीन पर होने की पुष्टि हुई है। मंच के अध्यक्ष कमल गौतम के अनुसार इनमें 2 रहमान मस्जिद और 1 बिलाल मस्जिद शामिल है। उन्होंने इसे नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बात तक कह दी है। मंच ने बताया कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले सितंबर 2024 में भी नेरवा में कथित अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था। हिंदू रक्षा मंच ने चेतावनी दी है, यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन फिर से आंदोलन करेगा। संजौली के बाद नेरवा का मामला सामने आने से प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आरोपों की जांच के बाद क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के सस्ते राशन डिपो का दायरा बढ़ाया जा रहा है। डिपो में सिर्फ आटा, चावल और दाल ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के घरेलू उपयोग का जरूरी सामान भी सस्ते दामों पर उपलब्ध होगा। इससे आम जनता को सुविधा मिलेगी और डिपो संचालकों की आमदनी भी बढ़ेगी। प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं की सहूलियत बढ़ाने के लिए नियंत्रित राशन के साथ साथ नॉन कंट्रोल घरेलू उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित कर रही है। नई व्यवस्था के तहत राशन डिपो में खाद्य तेल, मसाले, विभिन्न प्रकार की दालें, टूथपेस्ट सहित अन्य जरूरी वस्तुएं भी मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे डिपो केवल राशन वितरण केंद्र न रहकर भरोसेमंद उपभोक्ता केंद्र के रूप में विकसित होंगे। इसको लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने शिमला में प्रदेश भर के डिपो संचालकों और जिला नियंत्रकों के साथ बैठक की। बैठक में नॉन कंट्रोल आइटम्स की बिक्री, संचालन से जुड़ी समस्याओं और जमीनी चुनौतियों पर चर्चा हुई। निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि डिपो संचालकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए। विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि नॉन कंट्रोल आइटम्स की बिक्री पर डिपो संचालकों को कमीशन दिया जाएगा। हालांकि संचालक समिति ने ये भी कहा कि किसी पर अतिरिक्त सामान बेचने की बाध्यता न हो। बैठक में संचालकों ने 1 टाइम लाइसेंस और 20,000 रुपए मासिक वेतन की मांग दोहराई। साथ ही पुरानी 2G POS मशीनों को बदलने की जरूरत भी उठाई। सरकार की इस पहल को आम जनता और डिपो संचालकों दोनों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक कक्षा में हेल्प बुक यानी गाइड का उपयोग नहीं कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी करते हुए कक्षाओं में हेल्प बुक ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेशों की अनुपालना की जिम्मेदारी मुख्य अध्यापकों और प्रधानाचार्य को सौंपी गई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं, यदि कोई शिक्षक कक्षा में हेल्प बुक से पढ़ाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर इसकी सूचना निदेशालय को दी जाए। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के उप निदेशकों को स्कूलों में औचक निरीक्षण करने और अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की अनुशंसा करने के आदेश भी दिए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार कक्षा में केवल NCERT की पुस्तकों से ही पढ़ाई कराई जाएगी। विभाग का कहना है कि हेल्प बुक से पढ़ाने से बच्चों की सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि इस तरह के आदेश पहले भी जारी किए गए थे, लेकिन बार बार समस्याएं सामने आ रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक का उद्देश्य तैयार उत्तर रटवाना नहीं, बल्कि बच्चों में प्रश्न पूछने और समझ विकसित करने की क्षमता को बढ़ावा देना है।
हिमाचल प्रदेश में चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्थानांतरित हुए और पहले ही ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ ले चुके शिक्षकों को इस बार शीतकालीन अवकाश नहीं मिलेगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे शिक्षक सर्दियों की छुट्टियों के दौरान भी ड्यूटी पर रहेंगे। इन शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन स्कूलों से सटे शीतकालीन स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा उप निदेशकों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के अनुसार जिन शिक्षकों का मध्य सत्र में ग्रीष्मकालीन स्कूलों से शीतकालीन स्कूलों में तबादला हुआ है और जिन्होंने पहले ही गर्मियों की छुट्टियां ले ली है, वे 1 जनवरी 2026 से मध्य फरवरी तक प्रस्तावित शीतकालीन अवकाश के पात्र नहीं होंगे। शिक्षा निदेशालय ने जिला स्तर पर ऐसे शिक्षकों की पहचान कर सूची तैयार करने और उनकी तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा। मार्च माह में एक साथ करीब 5000 शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे, जिससे विभाग में व्यापक फेरबदल की स्थिति बनेगी। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई है और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर स्थानांतरण की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के लिए शिक्षकों का अलग सब कैडर बनाने जा रहा है। इस सब कैडर में शामिल होने के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी और केवल परीक्षा में पास शिक्षक ही सीबीएसई स्कूलों में तैनात रह सकेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस प्रस्ताव को सरकार को भेज दिया है, जिस पर अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। मार्च में 20 सत्र के तबादलों और सेवानिवृत्ति पर लगा प्रतिबंध भी हट जाएगा, जिससे सामान्य तबादलों का रास्ता भी साफ हो जाएगा और विभाग में बड़ी उथल-पुथल की आशंका भी है। इसके लिए खाली पदों, सेवानिवृत्ति और पदोन्नति से जुड़ा डेटा अपडेट किया जा रहा है।